everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all in the MCQ series in economics, and today we'll be discussing MCQs on foreign trade and balance of payment. Okay, so we'll be discussing MCQs on foreign trade and balance of payment. So let's begin with today's topic. So question number 1 says the components of balance of payment are, okay. So what are the components of balance of payment? Okay, so before discussing the components, I would like to tell you all what is balance of payment. Basically balance of payment किसे कहते हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए क्या है कि कोई भी एक जो कंट्री है वो जब दूसरी किसी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, ठीक है, एनी वन कंट्री व्हेन ट्रेड्स विद सम अदर कंट्री, है ना, ट्रेड होता है आपस में, तो उनका उस ट्रेड का कोई एक अकाउंट बनाया जाता है ना कि भाई कितना ट्रेड हुआ, कितना यहाँ से जो है एक्सपोर्ट हुआ, या कितना हमारी कंट्री में बाहर की फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट हुआ, तो उस सब का एक अकाउंट बनाया जाता है उस पूरे ट्रेड का, चाहे वो एक्सपोर्ट हुआ चाहे वो इंपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट मतलब जाना, इंपोर्ट मतलब आना हमारी कंट्री में, ठीक है, तो उसका एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, उसी अकाउंट को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट नाउ? बैलेंस ऑफ पेमेंट इन सिंपल वर्ड्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑल दी ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इसमें आपने याद रखना है कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं या फिर जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड में ही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बेसिकली फॉरेन ट्रेड को मेंटेन करने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने याद रखना है कि इट इज ऑलवेज डन विद वन कंट्री टू दी फॉरेन कंट्री। इसमें डोमेस्टिक कंट्री का एज सच जो आपस का जो ट्रेड है, मतलब विद इन कंट्री का जो ट्रेड है, वो इंक्लूड नहीं होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा जो ट्रेड है दैट इज डन विद वन कंट्री। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया का जो ट्रेड है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे हमने कुछ एक्सपोर्ट किया चाहे हमारी कंट्री में कुछ आया यानी इंपोर्ट किया, ठीक है, तो आर कंट्री जब हमारी इंडिया जो है वो डील करेगी, ट्रेड करेगी बाकी किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड्री जब हम चले जाते हैं फॉरेन कंट्री के साथ, ठीक है, तो उसके लिए जब अकाउंट मेंटेन करना होता है, सो दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट कि भाई कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, उस सबका जो मेंटेन जो होगी ट्रांजैक्शंस, वो किसके अंडर होंगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर होंगी, ठीक है जी। अब इसके आपने कंपोनेंट्स बताने हैं कि क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, दो अकाउंट्स बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बनाए जाते हैं, विच इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन अकाउंट वी हैव करंट अकाउंट, अनदर अकाउंट वी हैव कैपिटल अकाउंट। सो करंट एंड कैपिटल, these two accounts are maintained in balance of payment. So both A and B is the right answer. So option number C is the correct answer for question number 1. Okay. Coming upon to the question number 2. Question number 2 says the balance of payment, BOP is balance of payment, right? The balance of payment account records the inflow of foreign exchange on the. अब क्या होता है कि जब इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मतलब आना, इन मतलब आना, है ना। अब इनफ्लो हुआ, ये इनफ्लो हुआ, ठीक है, तो इनफ्लो मतलब कि जब पैसा आया, केम, है ना, मतलब यानी कि आप कह लीजिए हाँ, ठीक है, तो इनफ्लो हुआ यानी कि केम, जो पैसा है वो आया, ठीक है, तो वो किस साइड पे आप जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस साइड पे आप रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बोथ ए एंड बी तो नन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रेडिट साइड, ओके, बी। तो जब इनफ्लो होगा ना, जब इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, यानी फॉरेन करेंसी जो है वो आ रही है हमारी कंट्री में, तो वो किस साइड पे हम करेंगे? दैट इज बी, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट किए हैं, इसका मतलब यह है कि हमने फॉरेन कंट्रीज में कुछ सामान भेजा है, तो जब हमने फॉरेन कंट्री में कुछ सामान भेजा है तो उसके बदले हमारी कंट्री को वो क्या देंगे? पैसा देंगे, ठीक है। और भी बड़ी सारी तरीके से आ सकती है। सपोज फॉरेनर्स जो हैं या जो इंडियंस हैं वो फॉरेन में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे रेमिटेंस मतलब यहाँ पैसा भेजेंगे। जो फॉरेनर्स हु आर स्टेइंग आउटसाइड आवर कंट्री, वो वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी तो हमारी कंट्री में भेजेंगे, तो थ्रू लॉट मोर लोन्स के थ्रू हमारे यहाँ पे पैसा आता है, थ्रू लोन्स आता है,
थ्रू एक्सपोर्ट्स आता है, ठीक है, और रेमिटेंसेज आते हैं, और भी एड्स आती है, फॉरेन एड्स होती है, फॉरेन ग्रांट्स होती हैं, ठीक है, सर्विसेज के थ्रू पैसा आता है, ट्रांसफर्स के थ्रू आता है, बड़ी सारी तरीके के से पैसा फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारी कंट्री में आता है, ठीक है। तो वो इनफ्लो हो गया, तो वो किस साइड पे इनफ्लो जो है वो शो करते हैं, क्रेडिट साइड पे। और अगर पैसा गया हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में, सपोज हमने फॉर एग्जांपल हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, बाहर से हमने कोई सामान मंगवाया, तो हम उनको पैसा देंगे वापस, राइट, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ज़्यादा तो डॉलर में ही हम फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है, डॉलर्स में ही होता है। तो पैसा गया, तो जब आउटफ्लो हुआ तो वो किस साइड पे जो है, जब आउटफ्लो हुआ तो वो किस साइड पे शो होगा, दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। तो आउटफ्लो विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड एंड इनफ्लो विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, ओके। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। Coming up on to question number 3 now. In India, balance of payment is prepared by, हमारी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो BOP है ये कौन प्रिपेयर करता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ओके। नाउ हु प्रिपेयर्स, हु मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, हु मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कौन मेंटेन करता है हमारी कंट्री में, RBI मेंटेन करता है, ओके, प्रिपेयर करता है, मेंटेन करता है। और अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूँ ना, देखो पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड लेवल पे भी ये मेंटेन किया जाता है। और वर्ल्ड लेवल पे कौन मेंटेन करता है, जो वर्ल्ड BOP है वो कौन मेंटेन करता है, दैट इज मेंटेन बाय IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो दैट इज मेंटेन्ड बाय RBI, सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Coming up on to question number 4. Question number 4 says which of the following is not a component of current account, ठीक है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है करंट अकाउंट का, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पे ही बेस्ड है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वन इज करंट अकाउंट एंड अदर इज कैपिटल अकाउंट। अब इन करंट और कैपिटल अकाउंट के फर्दर अंदर कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं हमने वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं करंट अकाउंट को, किसको देख लेते हैं, करंट अकाउंट को, ठीक है। जब एज फार एज आवर करंट अकाउंट इज कंसर्न्ड, अगर हम करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो करंट अकाउंट में एक कंपोनेंट होता है विजिबल, क्या होता है, विजिबल, ठीक है, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल, ठीक है, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल, ओके। विजिबल के अंदर आ जाती हैं गुड्स, ऑफ कोर्स गुड्स यानी टेंजिबल चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। विजिबल मतलब जिनका कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, गुड्स आती हैं इसमें, किसमें, विजिबल में। इनफैक्ट मर्केंडाइज भी आती हैं, मर्केंडाइज का मतलब ही गुड्स ही हुआ, ठीक है, ओके। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, एक तो विजिबल आइटम्स आती हैं, इनविजिबल आती हैं। विजिबल में आ गई गुड्स, इनविजिबल में फर्दर 3 हैं, ठीक है। अगर मैं, एक होगी विजिबल, एक होगी इनविजिबल, ठीक है। इनविजिबल में फर्दर 3 हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो सर्विसेज हैं, ऑब्वियसली इनविजिबल की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर तो सर्विस सेक्टर ही है हमारे पास, ठीक है। सर्विसेज हैं, इनकम है और क्या है, ट्रांसफर्स हैं, क्या क्या है, सर्विस है, इनकम है, ट्रांसफर है, मतलब सही समझ आ गया। देखिए याद रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट हो किसके साथ रही है, फॉरेन कंट्रीज के साथ हो रही है, हमारी कंट्री की फॉरेन कंट्री के साथ, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सर्विसेज की बात करें यानी कि कौन, हम सर्विस में कैसे डील कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ। इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम का मतलब है कि हमें इनकम जो है जैसे प्रॉफिट के थ्रू आ रही है, या इंटरेस्ट जो है हमें मिल रहा है कहीं से, या डिविडेंड्स मिल रहे हैं हमें, तो वो इनकम में आएंगे। ट्रांसफर्स में फर्दर क्या आ जाता है, ट्रांसफर में आता है, देखिए जो मनी ट्रांसफर हो रही है तो किस तरीके से मनी ट्रांसफर होगी, यानी कि देखो अब अगर मैं मनी ट्रांसफर की बात करती हूँ रेमिटेंसेस के थ्रू में, कि इसमें रेमिटेंस होता है कि जो फॉरेन, सपोज फॉरेन में कोई रह रहा है इंडियन, तो वो क्या करेगा इंडिया में, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, पैसे ट्रांसफर करेगा इंडिया में, है ना, पैसे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो वो किस में आ जाता है, ट्रांसफर्स में आता है, ओके। तो किस का क्या क्या कंपोनेंट्स हैं करंट अकाउंट के, यानी कि सो वी हैव गुड्स जो कि विजिबल में आती हैं, इनविजिबल में अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या आती हैं, एक तो सर्विसेज आती हैं, इनकम आती है, और क्या आते हैं, ट्रांसफर्स आते हैं। ट्रांसफर्स में पर्टिकुलरली कौन से, रेमिटेंसेज वाले ट्रांसफर, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और एक चीज और बता देती हूँ कि इंडिया के केस में करंट अकाउंट ज्यादातर डेफिसिट में ही होता है। डेफिसिट मतलब नेगेटिव, कम होता है, ठीक है, कमी होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट होती है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि डेफिसिट का क्या मतलब है कि जब हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगे, जब हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑब्वियसली अपने आप क्रिएट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री में मतलब हम जो है पैसा
ज़्यादा लगा रहे हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में पैसा ज़्यादा भेज रहे हैं दैन जो हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम CAD से डिनोट करते हैं। चलिए वो तो बात की बात है। फिलहाल इसका पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है करंट अकाउंट का, तो गुड्स तो है, सर्विस भी है, इनकम भी है। यह भी हमने डिस्कस किया, गुड्स जो है विजिबल में आ जाती हैं, सर्विस जो है इनविजिबल में आती है, इनकम जो है ये भी इनविजिबल में आती है, ठीक है। सर्विस, इनकम और एक और क्या था, ट्रांसफर, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। D इज द राइट आंसर for question number 4. Okay. Alright, coming up on to question number 5. In fact, FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो किसका पार्ट है, वो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउ इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। नाउ एज फार एज आवर कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न्ड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट नाउ। तो कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो होता है, पहला जो कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, दैट इज इन्वेस्टमेंट। Now what sort of investment is this? कि जो फॉरेनर्स जो हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। फॉरेनर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ठीक है। तो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेनर्स हमारी कंट्री में, ठीक है। तो वो हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो सरप्लस में होता है कि डेफिसिट में होता है, वो सरप्लस में होता है, ठीक है। हमें पता है कि जो फॉरेन के जो लोग हैं, मतलब FDI हमारी कंट्री में ज़्यादा है देन इंडियंस इन्वेस्टिंग आउटसाइड, ठीक है। इंडियंस इतना कॉमन नहीं है कि इंडियंस इन्वेस्ट करेंगे आउटसाइड, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो रही है फॉरेनर्स की, यानी फॉरेन एक्सचेंज उसमें ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात है। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला कॉम्पोनेंट आ गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा आ गया लोन, क्या आ गया, लोन, ठीक है। और तीसरा क्या आ गया, बैंकिंग कैपिटल। तीसरा क्या आ गया, बैंकिंग कैपिटल। तो ये आपने याद रखना है एज फार एज कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न्ड, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट अंडर कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट, अनदर इज लोन्स एंड द थर्ड वन इज बैंकिंग कैपिटल। थर्ड वन इज बैंकिंग कैपिटल, ठीक है। बैंकिंग कैपिटल का क्या मतलब है, बैंकिंग कैपिटल वो कैपिटल होगी, यानी वो पैसा हो गया, ठीक है, जो फॉरेनर्स जो हैं, मतलब फॉरेन करेंसी में, ठीक है, जो बैंक्स में डिपॉजिट होगा पैसा, ठीक है। कौन करेंगे ये पैसा डिपॉजिट, इंडियंस, ठीक है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट कैन बी द राइट आंसर। इसमें से हमने बताना है कि कंपोनेंट नहीं है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है कैपिटल अकाउंट का। तो इन्वेस्टमेंट तो है, लोन भी है, बैंकिंग कैपिटल भी है, तो ट्रांसफर नहीं है। ओके, सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। डी इज द राइट आंसर, ट्रांसफर्स, ठीक है। डी इज द राइट आंसर विच इज ट्रांसफर्स। ओके, ठीक है। चलिए, ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर, ठीक है। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है गुड्स की जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, इनटेंजिबल ट्रेड या नॉमिनल ट्रेड। सो वी कॉल इट एज विजिबल ट्रेड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विजिबल ट्रेड इज रिलेटेड विद द गुड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सेज सेल एंड परचेज ऑफ सर्विसेज इज, सेल एंड परचेज ऑफ सर्विसेज मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ सर्विसेज इज, क्या है सेल एंड परचेज ऑफ सर्विसेज, जब हम सेल कर रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज की, ठीक है, तो वो किसके अंडर आएगी, दैट विल बी कवर्ड अंडर इनविजिबल ट्रेड। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सेज हाउ टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कैसे किया जाए। ओके, तो कम कैसे किया जाए, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल, अगर हम इंक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट्स में तो ये सही है, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स तो डिक्रीज इन इंपोर्ट्स भी होना चाहिए। तभी तो मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट लाए गए कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट बने, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो, तो हमें कहीं बाहर से गुड्स लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा डेफिसिट है वो किस में है, गुड्स में है। गुड्स में हम ज़्यादातर करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, और हमें पता है करंट अकाउंट का जो मेजर पोर्शन है वो कौन सा है, गुड्स का है ना, विजिबल कंपोनेंट का है। तो गुड्स हम बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री इंपोर्ट करती है, यानी कि हमारी अपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वीक है। देखिए आप कहीं पे भी देखिए, चाइना जैसे है, कितना ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लीजिए, छोटे से छोटा सामान जो है मेड इन चाइना, यानी कि हमारी कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बहुत कम है, ठीक है। तो दैट्स वाई मेक इन इंडिया टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो लाए जाते हैं टाइमली, ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो है हमारी कंट्री का वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो पाए और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो, ठीक है। तभी हम मेड इन इंडिया
प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. ओके, ऑलराइट. सो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स या डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, येस, बोथ आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट. सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 9. BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डैश कॉन्सेप्ट. कौन सा कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट? Is it is a flow concept, stock concept, both A and B or none? So the right answer for this question is that it is a flow concept. ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखिए फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब है फ्लो, मतलब कि करते ही रहना. ठीक है, फ्लो यानी कि इट इज ओवर, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इट इज मेंटेन्ड फॉर फुल ईयर. ठीक है, मतलब इसका जो खाता है वो बनता ही रहता है. ठीक है, सो दिस इज फॉर द फुल ईयर, ओवर फुल ईयर, पूरे फिजिकल ईयर में. ठीक है, या पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बनाई जाती है. सो दैट इज वाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसके जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये इसके ऑपोजिट होता है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 सेज इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट. देखिए, अगर आपने सपोज किसी कंट्री ने मशीनरी का इंपोर्ट किया तो वो किस अकाउंट में लिखा रिकॉर्ड किया जाएगा, किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा अगर हम मशीनरी का इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, अब देखिए मशीनरी क्या हो गई? गुड है ना, मशीनरी इज अ गुड, है ना, टेंजिबल चीज है. तो मशीनरी इज अ गुड, तो मशीनरी गुड है तो गुड बताइए, हमने गुड्स जो हैं विजिबल आइटम्स जो है वो हमने किस में रखी थी? हमने किस में रखी थी? करंट अकाउंट में रखी थी ना. सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो अगर हम इंपोर्ट करते हैं मशीनरी की तो वो किस में रिकॉर्ड होगा? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी. इनफैक्ट एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी यहाँ एक्सपोर्ट भी होता तब भी वो किस में आना था? करंट अकाउंट में आना था. सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट इज अ डैश कॉन्सेप्ट. अब बताना है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने कर लिया कि फ्लो कॉन्सेप्ट है. अब आपने बताना है अगर कैपिटल अकाउंट की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये हमने कर लिया. अब अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? इज इट अ फ्लो कॉन्सेप्ट और इज इट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट? सो नाउ ये याद रखिएगा आप, एज फार एज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंसर्न्ड, सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ए इज द राइट आंसर. नाउ व्हाट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट? हमने जबकि किया कि जो फ्लो कॉन्सेप्ट है दैट इट इज दैट कॉन्सेप्ट जो हम रिकॉर्ड करते रहते हैं थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर. स्टॉक कॉन्सेप्ट इसका ऑपोजिट होता है. स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है इट इज डन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो जो कैपिटल अकाउंट होता है ना ये हम यूजुअली तब बनाते हैं इन द लास्ट, और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तब बनाते हैं. ठीक है, तो पूरे साल नहीं बनाते रहते हैं इसको, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला था तब बनाते हैं. सो दैट इज व्हाई इट विल बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक कॉन्सेप्ट. सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. ऑलराइट, द ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ओके, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि होती हैं विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जब हमें वापस, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हमें वापस कुछ नहीं मिल रहा है, हमें इन रिटर्न हमें कुछ नहीं आ रहा है हमारे पास. ठीक है, ओके, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? मतलब यहां से तो सेल हो रही है या मतलब दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वहां से जो है वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? इज इट अ बायलैटरल ट्रांजैक्शन, मल्टीलेटरल, यूनिलेटरल और सिंपल ट्रांजैक्शन? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट. ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके बदले में कुछ रिटर्न मतलब मिलता नहीं है. ठीक है, अब ये कौन सी ट्रांजैक्शंस होगी? ये होगी वन वे ट्रांसफर ऑफ मनी होगी, या वन वे ट्रांसफर ऑफ मनी भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विस भी हो सकती है. ठीक है, from one party to another but without getting anything in return. Now what sort of examples कौन से हैं यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस की? आ रहा होगा आपके दिमाग में, जैसे कि सपोज गवर्नमेंट जो है वो कोई बेनिफिट देती है सिटीजन्स को, कोई स्कीम देती है जी पर्टिकुलर कि भाई इतने मतलब है ना, वेरियस स्कीम्स आर हैव कम अंडर गवर्नमेंट टाइमली, हम कोई ना कोई स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू आती रहती है. ठीक है, तो वो किसके अंदर आ गई? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस के अंदर. या फिर कोई एड जारी, एड याद रखिएगा कि इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. जब कहीं पे कोई ग्रांट मिलेगी, ग्रांट्स मिलेंगी या एड मिलेगी कहीं से, तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. ये ऐसा ही पैसा होता है जो हमने चुकाना नहीं है. ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है वो स्पेसिफिकली हम लोन पे ही प्रोवाइड करते हैं ना, लोन पे जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि ग्रांट्स और एड तो ऐसे ही एज अ हेल्प आती है कहीं से, है ना, तो उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न नहीं देना होता है. हमें कहीं से एड या ग्रांट्स मिलते तो वी डोंट पे एनी इंटरेस्ट और वी डोंट पे एनीथिंग इन रिटर्न. वो दैट इज जस्ट वन वे
हमें पैसा आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज वो होती हैं यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ऑलराइट। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सेज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज, अभी तक हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे BOP, नाउ दिस इज BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड? See, balance of trade means sale and purchase of goods only, ठीक है। When only goods are when there is only trade of goods, when there is only sale and purchase of goods, और sale और purchase को आप क्या कह सकते हैं? sale को क्या कहेंगे हम कहेंगे एक्सपोर्ट, परचेज को क्या है कहेंगे इंपोर्ट, यानी कि व्हेन देयर इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, services are not included in this case, okay, only goods are included, that is said to be balance of trade, okay, all right. Coming upon to question number 14, question number 14 says if Hyundai Motor Company establishes a plant or a factory in India, this will be recorded in balance of payment in the section. अब मतलब कोई भी Hyundai मोटर कंपनी, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, आप कोई भी फॉरेन कंपनी की बात कर लीजिए, अगर कोई फॉरेन कंपनी जो है वो अपना प्लांट अपना जो प्लांट है वो हमारी कंट्री में लगाती है, तो उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस सेक्शन में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट में होगा, मॉनिटरी अकाउंट में होगा, इनविजिबल अकाउंट में होगा, कौन सा अकाउंट होगा वो, ठीक है। सो दैट विल बी कैपिटल अकाउंट, सो ए इज द राइट आंसर। अब कैसे हुआ ये, कैसे हुआ? देखिए उन्होंने क्या किया, यानी कि उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट की, है ना। ये किसके अंडर आया? इन्वेस्टमेंट के अंडर आया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है हमारी कंट्री में, तो इन्वेस्टमेंट जो है किसका कंपोनेंट है? हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के कितने कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए? 3 कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए कैपिटल अकाउंट के। एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है लोन, और एक होता है बैंकिंग कैपिटल, एक होता है बैंकिंग कैपिटल। ये 3 हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये किस केस में आ रहा है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी जो है यहाँ पे प्लांट एस्टैब्लिश कर रही है, तो ये आ रहा है इन्वेस्टमेंट के अंडर, राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि करंट अकाउंट का यूजुअली हमारी कंट्री में डेफिसिट रहता है, वैसे ही कैपिटल अकाउंट का यूजुअली हमारी कंट्री में सरप्लस रहता है। सो यूजुअली वी हैव अ सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट एंड वी हैव डेफिसिट इन करंट अकाउंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऑब्वियसली बड़ी सारी रीजंस हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स जो फॉरेन डायरेक्ट, अगर इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की ज्यादा है, यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में ज्यादा आ रहा है थ्रू इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोन्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री ज्यादा लोन देती है, ज्यादा लोन लेती है? तो ज्यादा लोन लेती है ना हमारी कंट्री, तो रिसीव ही करती है लोन ज्यादा फॉरेन से, है ना। तो देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक एशियन डेवलपमेंट ADB, हम लोन ज़्यादा रिसीव ही करते हैं। हमारी कंट्री जो देती भी है नो डाउट नेबरिंग कंट्रीज को, बट रिसीव हम ज़्यादा करते हैं। तो रिसीवेबल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सरप्लस हुआ, इन्वेस्टमेंट तो हुआ ही सरप्लस में, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट जा नहीं रहा है जितना इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू आ रहा है। अगर हम बैंकिंग कैपिटल की बात करें तो इसमें भी जो मतलब कि जो ये जो फॉरेन करेंसी जो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है जो फॉरेन करेंसी में के थ्रू, वो इनफैक्ट वो ज़्यादा है देन इंडियंस इन्वेस्टिंग, ठीक है, देन इंडियन इन्वेस्टिंग इंडियन रुपी आउटसाइड। तो ये उसके मुकाबले में जो फॉरेन करेंसी जो बैंकिंग में जो बैंक्स में जो है इन्वेस्ट हो रही है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव सरप्लस, यूजुअली वी हैव सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट एंड यूजुअली वी हैव डेफिसिट इन करंट अकाउंट सिंस आर imports are more than the exports, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सेज अ कंट्री हैज अ ट्रेड डेफिसिट, इट मीन्स, अगर एक कंट्री का ट्रेड डेफिसिट है तो इसका क्या मतलब है? अगर एक कंट्री का ट्रेड डेफिसिट है तो इसका क्या मतलब है? ओके, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, परचेजेस मोर गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन इट सेल्स, ठीक है। कि जब ज़्यादा परचेजेस मोर गुड्स का मतलब क्या है? जब इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, दैन दी एक्सपोर्ट्स। तो उस टाइम पे क्या हो गया? और किसका? स्पेसिफिकली गुड्स का, है ना, क्योंकि हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन देयर इज परचेज मोर गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैन इट सेल्स, सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सेज अ करंट अकाउंट सरप्लस इंप्लाइज, ठीक है। करंट अकाउंट अगर सरप्लस है, अगर मैंने अभी बोला कि हमारी कंट्री में यूजुअली करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है, अगर कभी करंट अकाउंट सरप्लस हो जाए तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी,
द कंट्री इज अ नेट एक्सपोर्टर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही मतलब हुआ ना इसका। अगर आप देखिए बाकी ऑप्शंस को आप देख लीजिए, सपोज ऑप्शन ए कह रहा है द कंट्री इज रनिंग नेट कैपिटल अकाउंट सरप्लस, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि नेट कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट सरप्लस है वो तो बाद में आएगा। जो कैपिटल अकाउंट का देखिए, जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना वो आगे फिर कैपिटल करंट अकाउंट का जो होता है, जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो फिर आगे शिफ्ट होता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना वो फिर आगे किस में शिफ्ट हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में, ओके। तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक सिक्योरिटीज इज एट वेरी लो लेवल्स यहाँ पे आना था, तो चलिए ये तो वैसा ऐसा भी कुछ नहीं है। सो द कंट्री इज अ नेट एक्सपोर्टर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज करेक्ट। जब कंट्री जो है एक्सपोर्टर है टू द रेस्ट ऑफ द नेट में क्या आ रहा है कि जो कंट्री है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम विल बी इन सरप्लस, मतलब करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में होगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Coming upon to question number 17, in the balance of payment, tourism and travel are included in the category of, ये तो काफ़ी easy question है। टूरिज्म और ट्रैवल जो है वो किस में इंक्लूड होगा, तो वो किस में इंक्लूड होगा, सर्विस अकाउंट में। बिना अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आप गेस कर सकते हो कि ट्रैवल और टूरिज्म तो सर्विसेज ही होती है, तो सर्विस अकाउंट में आएगा, ठीक है। और सर्विस अकाउंट जो है किसका कंपोनेंट है, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। हमने किया ना, करंट अकाउंट में गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, ओके। अब ये देखिए, ये मर्केंटाइज अकाउंट कौन सा होता है, मर्केंटाइज अकाउंट भी गुड्स अकाउंट ही होता है। जो गुड्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, मर्केंटाइज कहा जाता है, ठीक है। ऑलराइट, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 18 and the last question of today's session. Now question number 18 says क्रेडिट आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू एनीथिंग दैट, ठीक है। जो क्रेडिट आइटम्स होती हैं, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, जो यहाँ पे जो क्रेडिट आइटम्स होती हैं वो किसको कॉरस्पॉन्ड करती हैं, तो वो किसको कॉरस्पॉन्ड करती हैं, इन्वॉल्व्स रिसीट फ्रॉम फॉरेन, तो ये बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि जो क्रेडिट आइटम्स होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं रिसीट वाली साइड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हम रिसीव कर रहे हैं, इनफ्लो वाला क्वेश्चन था, उसी का ये अलग से है क्वेश्चन। अगर इनफ्लो हो रहा है तो दैट मीन्स क्रेडिट साइड, अगर आउटफ्लो है तो दैट मीन्स डेबिट साइड। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. So see you in the next session with the next lecture very soon. Until then, take care. Bye bye. Keep studying.